आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 9 दिसंबर 2024। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे सीज फायर के लिए आगे बढ़ा हमास, गजा में जंगबंदी के आसार बढ़े, सीरिया के कई कब्जों पर इजराइल ने जमाया कब्जा, दारा प्रोविंस की तरफ बढ़ रही आईडीएफ, सीरियन आर्मी पर भड़का ईरान, कहा फौज की नाकामी बनी बशर के जवाल की वजह। सीरिया की नई हुकूमत से ईरान करेगा बात, ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान के बदल गए सुर। अमेरिकन एयरफोर्स ने सीरिया में की 75 एयर स्ट्राइक्स, सीरिया मुद्दे पर दुश्मन अमेरिका से बात कर रहा ईरान। और यूक्रेन के पास F-16 उड़ाने के लिए पायलट तक नहीं, अमेरिका बोला हमने सब कुछ दिया, अब हम और क्या करें। तो चलिए करते हैं शुरुआत हेडलाइंस शो की। और जितनी थी हेडलाइंस उससे कहीं ज्यादा होंगी खबरें, लेकिन खबरों से सबसे पहले एक वीडियो जिसने मुझे हिलाया, जिसने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि गजा में क्या हो रहा है। ये ईस्ट ऑफ रफा का वीडियो है और ये कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने शेयर किया है। अल जेनेना नेबरहुड का, यहाँ मस्जिद के बाद एक मीनार को शहीद किया जा रहा है उसकी। द इजरायली ऑक्यूपेशन आर्मी हैज डिस्ट्रॉयड द अल इस्तिकामा मॉस्क। इस मस्जिद का नाम अल इस्तिकामा है या था। ये अल जेनेना नेबरहुड में थी, रफा के पूरब में, ईस्ट में। इसे आईडीएम ने तबाह कर दिया। आप पूछिए इसकी मीनार से क्या दुश्मनी थी, क्या कर रही थी इसकी मीनार, क्या कर रही थी मस्जिद। पूरे गजा को तबाह करने की एक मुहिम है और ये एक शैतानी मुहिम है। कह सकते हैं किसी की इबादत गाहों को, किसी के घरों को, किसी की बिल्डिंग्स को ये गिराना वॉर टाइम है। कौन था इसमें? जो था उसे पकड़ कर लाते हैं? नहीं था कोई, सिर्फ तबाह करना है। अलमायदीन की हेडलाइन देखिए जो बताती है कि हमास हल्के हल्के रफ्ता रफ्ता ग्रेजुअली बढ़ रहा है सीज फायर की तरफ। और ये जानकारी, ये इत्तला खुद हमास के सुपर सीनियर लीडर्स जो अब मौजूद हैं उनमें से एक ने दी है, जिनकी तस्वीर देख रहे हैं आप। इनका नाम है खलील अल हैया और इन्होंने कल संडे को मीटिंग की है कायरो में, मिस्र में, एक मिनिस्टर से जिन्हें अपॉइंट किया गया था बातचीत के लिए हमास और इजराइल के लिए। तो खलील अल हैया ने बताया है कि बातचीत हुई है और इजरायली जो सीज फायर प्रपोजल है या फिर इजिप्ट का जो है उस पर हमने बड़ी पैनी निगाह बनाई हुई है और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी हम लोग एक नतीजे पर पहुंच सकें। खलील अल हैया जो है वो अब कायरो से निकल चुके हैं। इजिप्शियन मिनिस्टर ऑफ जनरल इंटेलिजेंस के जो इंटेलिजेंस के मिनिस्टर थे इजिप्ट के, उनसे इन्होंने हसन महमूद से मुलाकात की, हसन महमूद राशाद से। और इस बारे में बातचीत हुई कि किस तरीके से रफ़ा क्रॉसिंग पर निज़ाम संभाला जाए, किस तरीके से गज़ा को रीडेवलप किया जाए, तामीर का काम फिर से शुरू हो। और जो है एक कमेटी जो बनाने की बात है, कम्युनिटी सपोर्ट कमेटी, जो हम पहले आपको बता चुके हैं, उसको लेकर ये बातचीत की गई है। सीज फायर एफर्ट्स को लेकर बातचीत की है और खलील अल हैया ने कहा है कि पॉजिटिव है, ज़्यादातर मामला पॉजिटिव है, कुछ ना कुछ निकल सकता है। हाँ, बस आखिरी बात इजराइल पर टिकी है, वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है। पहले से तो ज़्यादा सही कर रहा है। तो मैं बार बार आपको सीज फायर की अपडेट देता रहूँगा, कोशिश करूँगा सबसे पहले खबरों में उसी को रखूँ। खैर बढ़ते हैं आगे। सीरिया में कल बशर अल असद भागे, आपको पता है, रूस पहुँच गए फैमिली के साथ। अब उनकी रेजिम ख़त्म हो गई, 50-60 साल का जो दौर था वो ख़त्म हुआ। अब नए लोगों की बारी आ गई है। जो अपोनेंट फोर्सेस थी, अपोजिशन फोर्सेस थी, जिन्हें हम मिलिशिया भी कहते थे, जिन्हें बहुत से लोग आतंकवादी कहते थे, आज अपोनेंट कहने लगे हैं, उनका दौर आ गया। लेकिन इसके आने के साथ ही इजरायली फौज आईडीएफ घुस गई है कुछ इलाकों में सीरिया के। उन्होंने तमाम जो समझौते थे यूएन की देखरेख में सब तोड़ दिए हैं। ऐसा लगता है कि ग्रेटर इजराइल बनाने के ख्वाब में कुछ और इलाके कब्जा लेना चाहता है इजराइल। वो यहां भी कोई बफर जोन जो है बनाना चाहता है। बफर जोन जो पहले से थी उसे लांग कर आगे गया है। इजराइल मौके पर चौका मारना चाह रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उन अपोजिशन फोर्सेस से जिन्होंने बशर अल असद की आर्मी को खदेड़ दिया, रशियन फोर्सेस को यहां से भागना पड़ा, ईरान और आईआरजीसी के सारे लोग छोड़कर निकल गए दमिश्क को और पूरे सीरिया को। क्या वो अपोजिशन फोर्सेस इतना मादा रखती हैं कि इजरायली फोर्स से लड़ जाएं अपनी ज़मीन के लिए? क्योंकि अब ज़मीन उनकी है पूरी। इजरायली फोर्सेस ने सीरिया के कुनेत्रा में, कुनेत्रा एक रीजन है, एक प्रोविंस है, इसमें 2 इलाकों को, 2 टाउन्स को, कस्बों को, छोटी जगह हैं, उन्हें कब्जा लिया है। और अब ये दारा रीजन जो है, एक बड़ा मशहूर रीजन है, प्रोविंस है, उस तरफ बढ़ रहे हैं सीरिया की आईडीएफ की फौजें, आईडीएफ की फोर्सेस। अब ये बताया गया है कि यहाँ पर जो है
یہ لانگ کر آئے ہیں، مدینہ البعث علاقہ ہے اور ہادیر ہے، ان دونوں کو قبضہ لیا ہے۔ جب یہ خبر پریس ٹی وی میں چھپ چکی ہے ایران میں تو اپوزیشن فورسز کو بھی ملی ہوں گی۔ کیا کر رہے ہیں وہ؟ کیا ابھی تک انہوں نے آئی ڈی ایف سے کوئی بدلہ لینے کا سوچا ہے یا نہیں سوچا ہے؟ خیر دیکھتے ہیں، لیکن اسرائیل جس طریقے سے سیریا میں آگے بڑھ رہا ہے، وہ رات ہی آئی ڈی ایف کے چیف نے کہہ دیا تھا کہ ایک جنگ کا نیا مورچہ کھل گیا، یعنی یہ وستار وادی نظر ہے اسرائیل کی، اور شاید اس پر باقی عرب کنٹریز کو سوچنا ہوگا کہ یہاں جو ہو رہا ہے وہ ادھر بھی ہوگا، لہٰذا پلیز کچھ ہرڈلز کرنے پڑیں گے، لگانے پڑیں گے۔ Undetected drone from Yemen hits building in southern town of Yavne, no injuries۔ ہم نے آپ کو پہلے شو میں بتایا تھا کہ ڈرونز داغے گئے ہیں یمن کی طرف سے عراق کے ساتھ مل جل کر ان کے ایک جوائنٹ آپریشن میں، اور وہ گئے ہیں۔ اسرائیلی اخباروں نے ابھی تک اس کی خبر اپلوڈ نہیں کی۔ جب میں یہ پڑھ رہا ہوں تو اس سے 3 منٹ پہلے یہ خبر اپلوڈ ہوئی ہے کہ ڈرونز جو ہیں، اب اسرائیل نے اپلوڈ کر دی ہے خبر، مان لیا ہے کہ اسرائیلی ڈرونز آئے انڈیٹیکٹ رہے، مطلب اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر پایا یہ ڈیفنس سسٹم۔ ایسے ڈرون تھے، نہ آپ کے آئرن ڈوم کو کسی کو کچھ نہیں پتا چلا، کوئی سائرن نہیں بجا، وہ آئے اور ٹپ سے ایک بلڈنگ پر گرے، بوم۔ انڈیٹیکٹڈ ڈرون فرام یمن ہٹس اے بلڈنگ ان سدرن ٹاؤن آف یاونے۔ ساؤتھ میں ایک ٹاؤن ہے یاونے، اسرائیل کے قبضے والے علاقوں میں، وہاں ایک بلڈنگ سے یہ ڈرون ٹکرایا اور کوئی بھی گھائل نہیں ہوا۔ میں سچ بتا رہا ہوں، جو ہے وہ منظر کشی کروں گا۔ میں نے اس ڈرون سے ٹکرانے کی تصویر دیکھی عمارت پر، تو عمارت کی چھت پر گرا تھا، وہ لان جیسا بنا رکھا تھا، گھاس بچھائی ہوئی تھی، ایک کا جھولا وولا پڑا ہوا تھا، 2-4 کرسیاں تھیں، سب جلے ہوئے تھے، کوئی کسی کے چیتڑے نہیں اڑے ہوئے تھے، ایون گھاس تک پوری نہیں جلی تھی۔ کیا ڈرون تھا؟ کیوں اس طریقے کی یمن کے ہوتیز چھوٹے چھوٹے حملے کر کے اپنے اوپر بڑی مصیبت لینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ جہاں تک ہے، پچھلے ہم نے خبر میں بتایا تھا، اسرائیل ایک حملے کی تیاری کر رہا ہے، وہ جائیں گے حدیدہ میں کوئی پورٹ، کوئی آئل ٹینکر وغیرہ، اور یہ سب اڑا دیں گے، ان کا بڑا نقصان ہوگا۔ اگر آپ کو جنگ لڑنی، سیدھی لڑی اور بڑے حملے کریے جیسے وہ کرتے ہیں۔ یہ چھوٹے ڈرون جو گھاس تک نہیں جلا پا رہے ہیں اور کرسیاں نہیں جلا پا رہے ہیں، ان سب سے کیوں اپنے لوگوں کو؟ آپ جانتے ہو کہ غزہ میں کیا ہوا ہے اور لبنان میں کس طریقے سے تباہی ہوئی ہے۔ فی الحال جو تھا وہ بتا دیا آپ کو ایمانداری سے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے بتایا تباہی مچا دی یمن کے ہوتیز نے، 4 شہر دبا، دن دن پن پن۔ بھائی میرے سے بھوکال کاٹنا نہیں آتا جھوٹا، جنہیں جھوٹا سننا ہے وہ آپ سمجھیے یہ چینل ان کے لیے نہیں ہے۔ نہیں، لوگ اصل میں جنگ میں بربادی دیکھنے کے شوقین ہو چکے ہیں۔ میں کہوں کہ یمن میں آج گلابی پھول کھلے ہیں، کون دیکھے گا نیوز؟ یمن نے 5 راکٹ داغے، 7 شہر تباہ۔ یہ بھی نہیں سوچیں گے 5 راکٹ سے 7 کیسے تباہ۔ آپ جھوٹ کے عادی ہو گئے ہیں اور جھوٹ بیچنے والے یہاں بھرے پڑے ہیں۔ اسد بھاگ گئے ہیں ماسکو، اور وکٹوریس ریبل لیڈر الگولانی انٹرز ڈمسکس۔ وہ سیریا میں آ گیا ہے۔ الگولانی جو ان کا لیڈر ہے، وہ مسجد میں گیا، وہاں سے اپنی فتح کا اعلان کیا اور کہا کہ بشر الاسد جو ہے اس کا رجیم ختم ہوئی۔ بشر اپنی فیملی کے ساتھ ماسکو بھاگ گئے۔ اب دیکھیے، میں یہاں سے خبروں کو آپ کو انالائز کرنا شروع کروں، میرا کام ایز اے جرنلسٹ انالیسز ہی ہے۔ کیا لکھا ہے دا ٹائمز آف اسرائیل کی اس ہیڈ لائن میں؟ وکٹوریس ریبل لیڈر، مطلب وجیتا، باغی نیتا۔ یہ باغی ہیں جو ایک حکومت سے ٹکرا گئے، اتنے سال ان کی گولی باری چلتی رہی، لوگ مارے گئے۔ یہ تو باغی ہیں اسرائیل کی نظر میں، اسرائیلی اخبار کی نظر میں، لیکن حماس اور حزب اللہ ٹیررسٹ ہیں، انہیں یہ ٹیررسٹ دکھتے ہیں۔ جبکہ حزب اللہ کو بھی ہٹا دو آپ، صرف حماس جو کہ غزہ کے اور فلسطین کے باشندے ہیں، فلسطین کے، غزہ فلسطین کا حصہ، وہ فلسطینی ہیں، آپ ان کی زمینیں فلسطینیوں کی قبضہ رہے ہو، وہاں سے لوگ نکلتے ہیں اور ہتھیار اٹھا لیتے ہیں، تو وہ ٹیررسٹ ہیں۔ آپ روز ان کی زمینیں قبضہ رہے ہو، پرسوں 6000 ایکڑ قبضانے کا فرمان جاری ہوا ہے، اور یہ آپ کے لیے ریبل ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں، اخباروں میں لفظوں کو پرکھا کیجیے، کون میرا کون تیرا، اس حساب سے اسے خطاب اور لقب دیا جاتا ہے۔ Inability of Syrian army led to fall of Assad's government۔ بشر الاسد کی حکومت کیوں گری؟ اس پر ایران کے فورن منسٹر عباس عراقچی صاحب نے کہا ہے کہ یہ سیرین آرمی کی ناکامی تھی، ان کا نکما پن تھا، ان کی بزدلی تھی، جس کی وجہ سے بشر الاسد کی حکومت گر گئی۔
समझ रहे हैं आप, 9 दिसंबर की खबर है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई हथियार नहीं उठाए, किसी भी तरीके से जंग नहीं लड़ी, वो भाग गए, उन्होंने दमिश्क को छोड़ दिया और जिस तरीके से मुकाबला हो सकता था वो नहीं किया। सीरिया की आर्मी ने कुछ भी नहीं किया, इसीलिए रूस को भी निकलना पड़ा, इसीलिए IRGC को भी वहां से जाना पड़ा, सभी को भागना पड़ा। हिजबुल्लाह के भी अगर कुछ लड़ाके थे तो उन्हें हटना पड़ा, क्योंकि क्यों लड़ते? जिस मुल्क की आर्मी अपने मुल्क के लिए नहीं लड़ रही तो फिर IRGC का, हिजबुल्लाह का और रूस का फर्जी क्या बचता था? ये टोटल सरेंडर था, जैसे बगदाद में हुआ था सद्दाम की रिजीम के वक्त। अगर उस वक्त फाइट होती तो यही बात है, खून खराबा होता, लेकिन फाइट तो होती। सर जल्दी बढ़ते हैं आगे। मसूद पेजेश्कियान ईरान के प्रेसिडेंट हैं और पेजेश्कियान साहब ये कह रहे हैं, सुनिएगा जरा, पेजेश्कियान साहब जो कह रहे हैं, FM फॉरेन मिनिस्टर स्ट्रेस नीड फॉर डायलॉग अमंग सीरियन फैक्शंस। देखिए ये लेबनानी अखबार है, ये फैक्शंस लिखने लगा है सीरियन। कल तक, परसों तक अल-मायदीन यही अखबार टेररिस्ट लिख रहा था सीरिया के अपोजिशन फोर्सेस को। आप देख रहे हैं लफ्ज कैसे सिर्फ टाइम्स ऑफ इजराइल या इजरायली अखबारों में नहीं, लेबनान के अखबारों और ईरानी अखबारों में भी चेंज हो रहे हैं। इसीलिए मैं अपने प्यारे व्यूअर से ये कहता था, किसी के डाले हुए लफ्ज़ों को, आप किसी भी मुल्क से मोहब्बत करते हो, किसी के डाले हुए लफ्ज़ों को अपने मुंह में मत डालो। आप अपने, अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात में शुमार किया है, आपको रोटी दी है, दाल दी है, खाना दिया है, गोश्त दिया है, आप अपने हिसाब से सोचो। आज क्यों लिख रहे हैं? आज बोलिए अपोजिशन फैक्शन, परसों तक सब, मैं चंद 3-4% लोग हैं उनके लिए बोल रहा हूं। इन लोगों के प्रोपेगेंडा में मत फंसिए। कोई हुकूमत हो, इनका अपना एक एजेंडा और प्रोपेगेंडा होता है, और कोई हुकूमत पाक साफ नहीं, धुली नहीं है। सबसे ज्यादा बदसूरत हाथ सनी हुई हुकूमतें वेस्ट की हैं, इजराइल की हैं, लेकिन कोई भी इससे पाक नहीं है, बात ध्यान रखिएगा। द ईरानियन प्रेसिडेंट सेज द सीरियन पीपल अलोन मस्ट, और ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान सोशलिस्ट है। उन्होंने ये कहा है कि सीरिया की जो आवाम है उसे अपना मुस्तकबिल तय करने का पूरा हक है, और वही अपना मुस्तकबिल तय करेंगे। बिल्कुल सही बात कही है। ये एक सोशलिस्ट आदमी है और ये इसकी सोशलिस्ट सोच है। पेजेश्कियान पर मेरा कोई कमेंट नहीं है, मेरा कमेंट हमेशा मीडिया पर है। मेरे निशाने पर मीडिया होती है, क्योंकि मैं मीडिया में रहा हूं, मैं लफ्जों को बदलते हुए देखता हूं। गवर्नमेंट यही करती है यार, गवर्नमेंट्स यही करती हैं। The Syrian people alone must determine the future of their country and its political system, asserted Iranian President Masoud Pezeshkian on Sunday. कि अपनी मुल्क की तकदीर लिखने का फैसला और हक सिर्फ सीरियंस के पास है, और उन्होंने कहा है कि हम बातचीत कर रहे हैं, सीरियन फैक्शंस के साथ भी बातचीत करेंगे, ताकि सीरिया को आगे तरक्की की राह पर ले जाया जा सके, तबाह होने से बचाया जा सके। He also called for the protection of Syrian citizens, holy sites and diplomatic missions, stressing adherence to international law. इंटरनेशनल लॉ के मातहत उन्होंने जो पाक मकामात हैं, मज़ारात हैं, या फिर आपका सीरियन के लोग जो हैं, सिटीजन्स हैं, या फिर डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, सब की हिफाजत का भी मुतालबा किया। किससे किया होगा? वही जो अपोजिशन फोर्सेस अब आ गई हैं उसमें, हुकूमत में, उन्हीं से किया होगा ना। अब देखिए, सुप्रीम लीडर टू डिलीवर स्पीच वेंसडे। सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान आयतुल्लाह अली खामनेई साहब बुध के रोज एक स्पीच देंगे, और जब खामनेई साहब स्पीच देते हैं तो बड़ी खास बात होती है, और वो तमाम रीजनल इश्यूज को लेकर और सीरिया के मसले को लेकर कुछ बोलेंगे। दुनिया की नज़र है, हज़ारों लोगों के इधर आने की उम्मीद है। अमेरिका ने आईसिस के कैंप्स पर एयर स्ट्राइक्स किए हैं सीरिया में, ये बात खुद यूएस सेंट्रल कमांड ने जारी की है, जिसे अल-मायदीन ने छापा है। कहा है कि ISIS के ऑपरेटिव्स पर, उनके कैंप्स पर हमले किए हैं। 75 एयर स्ट्राइक्स की गई हैं अमेरिकन एयरफोर्स की तरफ से, और इसमें F-16 भी थे, F-15S थे, B-52S थे, और बाकी एयरक्राफ्ट थे जिनसे भारी भरकम गोला बारूद गिराया गया। कहा गया कि उनको तबाह करना बहुत ज़रूरी था। ईरान US इन कॉन्टेक्ट ओवर सीरिया। ईरान और अमेरिका सीरिया के मसले पर बातचीत कर रहे हैं। ईरान और अमेरिका बातचीत कर रहे हैं सीरिया के मसले पर। ईरान और अमेरिका में डायरेक्ट कोई डिप्लोमेटिक ताल्लुकात तो है नहीं, दोनों दुश्मन हैं, लेकिन इनके बीच ये बातचीत कोई नई नहीं है, स्विट्ज़रलैंड के चैनल के थ्रू होती रहती है, मीडियम के थ्रू।
तो स्विट्जरलैंड के थ्रू अब भी बात हो रही है और ये बात खुद अराक्ची ने बताई है, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने। अखबार तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ईरान का है। यानी ईरान इस वक्त अमेरिका से भी बातचीत कर रहा है सीरिया को लेकर, और वो जो उनके पास इंफॉर्मेशन है उसे एक्सचेंज कर रहे हैं ताकि और कोई आगे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने से बचा जा सके। सीरिया में कैसे क्या करना है उसको लेकर भी कुछ डायलॉग्स ईरान और अमेरिका के बीच एक्सचेंज हो रहे हैं। उधर तालिबान जो है बड़ा खुश हो रहा है, दूर रहकर विक्ट्री जो मिली है सीरिया में अपोजिशन फोर्सेस को, कहा गया है कि वो इस्लामिस्ट की विक्ट्री है तालिबान की तरफ से और वो इसका जश्न मना रहे हैं। तालिबान के या अफगानिस्तान से मिठाइयाँ बांटने की भी वीडियो सामने आई थी। उधर आरटी न्यूज़ की खबर है कि यूक्रेन ने अभी तक जो अमेरिका के दिए F-16 हैं उसको लेकर पायलट तक मुहैया नहीं करवाए हैं। ये व्हाइट हाउस ने जानकारी दी है। जो व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन हैं, उन्होंने ये बताया है कि हमें तो पायलट तक नहीं मिले हैं कि हम उन्हें ट्रेंड कर सकें। यानी यूक्रेन के पास पायलट तक नहीं है अच्छे जो F-16 उड़ा सके। अमेरिका कह रहा हमने सब कुछ दे दिया, अब और बताओ क्या करें, मत्था पीटने के सिवा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये था हेडलाइन शो। आप देख रहे थे आज़ाद ऑल इंडिया। खुश रहिए, सलामत रहिए।